और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया है देखते हैं ध्यान से। 5 JK flip flops are cascaded to form the circuit shown in the figure. Clock pulses at a frequency of 1 megahertz are applied as shown. The frequency in kilohertz of the waveform at Q3 is, तो ये क्लॉक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? दिस इज 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है 1 मेगाहर्ट्ज। अब ध्यान से अगर देखो इसको तो ये एसिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल है, और अगर मैं आपसे पूछूं विच बिट इज एलएसबी एंड विच इज एमएसबी, ये भी आप बताओ। आप ये भी बताओ कि अप काउंटर है कि डाउन काउंटर, ये तीनों चीजों बताओ। फिर ये क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं और इस क्वेश्चन में कुछ और मैं इनसाइड जाऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ध्यान से देखो, सारे टॉगल मोड में है। एक जगह क्लॉक डायरेक्टली अप्लाइड है, दैट इज Q0। Q0 आपका एलएसबी हो गया, Q1 एमएसबी, उसका अगला Q2 Q3 एंड Q4, यही है। और यहां कोई क्लियर और क्लियर या प्रीसेट इनपुट यूज नहीं हुए तो मॉड नंबर मैक्सिमम होगा। कितना होगा? 5 फ्लिप फ्लॉप से कितना मॉड नंबर बना सकते हैं? 2 to the power 5। सारी स्टेट यूज कर दो 5 वेरिएबल्स की। 5 वेरिएबल्स से टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर 5, दैट इज 32। कहां से कहां तक ये बताओ? 32 जाएगा क्या कभी काउंट? नहीं, 0 से 000 से 31 के बीच में काउंट होगा। मैक्सिमम काउंट विल बी 31। एंड अप काउंटर है कि डाउन काउंटर? देखो ना तो यहां बार है ना तो यहां बार है। देखो इसको सर्किट को कॉम्प्लेक्स कर दिया। Q0 Q1 की क्लॉक को गवर्न किया, Q1 ने Q2 की, Q2 ने Q3 की, Q3 ने Q4 की क्लॉक गवर्न करी सिंपली, ठीक है। तो ये डाउन काउंटर है, मॉड क्या 32 डाउन काउंटर है इन द एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। अगर आपको याद हो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में मैंने क्या कहा था? अगर टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन है, टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन दैट इज द स्मॉलेस्ट काउंटर, एंड दैट अगर एक फ्लिप फ्लॉप लेनी और टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहा है तो वो क्या करता है? एक क्लॉक तक 0 और एक क्लॉक तक 1 करता है, और वो इनपुट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को कितने से डिवाइड कर देता है। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप अगर टॉगल मोड में यूज हो रहा है तो अपनी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी को हमेशा कितने से डिवाइड करेगा? अपने आउटपुट वेवफॉर्म पे हमेशा डिवाइड करेगा 2 से अपने आउटपुट पे। ये चीज है। वो सिंगल फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करूं, वही चीज यहां भी होती है। अगर मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप लिया था, चाहे आप अप बनाओ चाहे डाउन, उससे मतलब नहीं है ना। आप दोनों करके देखना। जैसे मैंने ये बनाया था एसिंक्रोनस काउंटर में, क्या था? 001 010 011 100 11 101 110 एंड 111। आपने देखा था क्लॉक इज डायरेक्टली अप्लाइड हियर। यहां पे क्लॉक f/2 हुआ था फ्रीक्वेंसी, यहां पे f/4 और यहां पे f/8। क्या था? Q0 में डायरेक्टली क्लॉक अप्लाइड थी, इसीलिए ये क्या बन गया था? एलएसबी बिट बन गया था आपका Q0 में। तो क्या था? और Q0 और सारे फ्लिप फ्लॉप किस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं? 1-1 टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं Q0 लिखूं तो क्या Q0 n+1 लिखूं? दैट विल बी Q0 n बार आएगा हमेशा टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन। और टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में हमेशा जो इनपुट क्लॉक है यहां पे आउटपुट पे, इसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे जो टॉगल मोड में कर रहा है by2 हो जाएगा। तो यहां पे f/2 हुआ था कि नहीं? अब ये Q0 बन गया था किसका इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी? इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी बन गई थी Q1 की। जेके फ्लिप फ्लॉप जो Q1 वाला है, और वो भी टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहा था Q1 n+1 इज इक्वल टू Q1 बार n। तो वो भी अपनी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी को आउटपुट पे किससे डिवाइड करेगा? 2 से। और जो इस पे इनपुट वेव आ रही है Q0 से आ रही है, दैट यहां पे फ्रीक्वेंसी f/2 है, यहां पे f/2 है, इसको डिवाइड करेगा 2 से तो f/4 हो जाएगी। ऐसे तो हमेशा ये ध्यान रखो, वहां यही हो रहा था, इसीलिए f/2 f/4। यहां पे क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 2 से डिवाइड, इसको ये 2 से डिवाइड करेगा क्योंकि ये भी टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहा है। और इसकी क्लॉक कहां से आई थी? Q0 आउटपुट से आई थी, तो हमेशा इसको 2 से डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करके by4 कर देगा। इसकी क्लॉक Q1 से आई थी और Q1 से क्लॉक आई थी, और Q1 के आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? by4। उसको ये 2 से डिवाइड करेगा क्योंकि Q2 भी किस मोड में ऑपरेट कर रहा था? टॉगल मोड में। तो by2 8। इसीलिए 2 से एक दूसरे को डिवाइड करते हैं क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप किस में ऑपरेट करते हैं? टॉगल मोड। तो वो हर अपने आउटपुट पे क्लॉक की इनपुट, अपने इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे। ये इसीलिए टॉगल मोड पढ़ाया था, ये इसीलिए होता है। और कम से कम एक आउटपुट होगा। अगर 3 से बनाते हैं मॉड 8 काउंटर, यहां पे 8 से डिवाइड करेगा। अगर क्लियर और प्रीसेट यूज नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें फिर ट्रू हैं। क्लियर प्रीसेट यूज हो जाएंगी तब बीच में कहीं ब्रेक हो जाएगा ना, तब 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैं कहूं अगर क्लियर प्रीसेट यूज कर दो तब भी टॉगल मोड में यूज हो रही हैं। मान लो यहीं पे आपने क्लियर पिन यूज कर ली तो ये काउंट में आएगा नहीं। तो अब ये क्या बन गया? मॉड 5 काउंटर। तो ये 8 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम 5 से डिवाइड होगा। यहां पे अब कितने से डिवाइड होगा? 4 1। और यहां पे देखना पड़ेगा कौन सी वेव फॉर्म बन रही है। मैंने बताया था अगर काउंट सीक्वेंस आपको पता उसको 2 बार लिख लो। तो ये मैं लिख लेता इसके बाद फिर से
4 तक, और उस पे देखता 2021 या 3021 या 1021 कौन सा पैटर्न रिपीट कर रहा है, उनके क्लॉक टाइम पीरियड ऐड कर देता, वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लेता है ना। तो ये सारी चीजें ट्रू है जब तक क्लियर और प्रीसेट यूज नहीं हो रहे थे। यहां भी क्लियर प्रीसेट यूज नहीं हो रहे थे, आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। जो भी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहा है वो अपने आउटपुट पे इनपुट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेगा अगर उसमें क्लियर और प्रीसेट का कोई यूज नहीं हुआ है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। वो कभी क्लियर और प्रीसेट पिन उसकी एक्टिवेट नहीं हो रही, वो डीएक्टिवेट है। तो यहां भी वही चीज है, यहां पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, तो यहां पे कितनी हो गई 0.5 मेगाहर्ट्ज, कितनी हो गई 0.5। ये इसके क्लॉक को गवर्न किया, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.25 मेगाहर्ट्ज। और यहां पे आपको Q3 पे बताना है, यहां पे आई 0.25 मेगाहर्ट्ज, ये भी टॉगल मोड में ऑपरेट कर रहा है 0.25, तो यहां से आ गया 0.125, है ना। और Q3 पे 0.125 डिवाइड बाई ये करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0 एक मिनट, हाँ 0.0625 मेगाहर्ट्ज, और यहां पे डिवाइड करोगे तो फिर से आ जाएगा, दिस इज मेगाहर्ट्ज। अब देखो बहुत लोग आंसर कैसे गलत करते हैं यहां पे भी। तो ये क्लियर हो गया, टॉगल मोड में वो ऑपरेशन कर रहा है, क्लियर प्रीसेट यूज नहीं हुआ, तो जो इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी 2 से डिवाइड होती जाएगी उस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे, ठीक है। सिंपली इसीलिए सिंक्रोनस काउंटर में कभी देखोगे अब बाई 2 4 8 16 32 ये रहता है। अगर उसके सारे काउंट सीक्वेंस को आप ले रहे हो, जितना मैक्सिमम मॉड नंबर पॉसिबल है, तब ये सारी चीजें ट्रू हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखा करो ताकि गलती ना हो। अब मैं कहूं मॉड 5 बना दूं इसी में क्लियर का यूज करके, फिर कहोगे बाई 2 बाई 4 बाई 8 हो रहा है, फिर वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, वहां पे फिर सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर रखो ताकि गलती आपको मैं रिमूव कर रहा हूं, ताकि ये सारी चीजें पहले से दिमाग में हो, ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो। तो यहां ऐसा कुछ था नहीं, तो आंसर पूछा किसमें है, ध्यान से देखा करो। जब भी फिल इन द ब्लैंक आए, फिल इन द ब्लैंक में मैग्नीट्यूड भरना होता है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूं 1 मीटर वही हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो 100 भरोगे कि 1 भरोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि किसमें यूनिट पूछा है, तो किसमें पूछा है इन किलो हर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज में 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किलो हर्ट्ज में आ जाएगा। हमेशा जब छोटी यूनिट में जाते हो बड़ी से तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है। मैं कहूं 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, छोटी यूनिट सेंटीमीटर तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, है ना। और अगर बड़ी यूनिट में जाओगे तो मैग्नीट्यूड घटता है, क्योंकि यूनिट बड़ी है तो मैग्नीट्यूड कम ही चाहिए उसका, ठीक है। तो यहां 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस होता है मेगा और किलो में, तो यहां से आ जाएगा 62.5 क्या किलो हर्ट्ज, 62 किलो हर्ट्ज, है ना। तो बाई एक्चुअली यहां बाई 2 बाई 4 बाई 8 से डिवाइड हो गया, और ये 1 मेगाहर्ट्ज को 1000 किलो हर्ट्ज लिख देता हूं, 8 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 62.5 किलो हर्ट्ज, सिंपली, है ना। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अब देखो ध्यान से कैसे कैसे जो चीजें मैंने बताई थी सारी आप रिलेट करोगे तो बड़े इजी हो जाएंगी चीजें। देखते हैं क्या है, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड टू द डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज 1 किलोहर्ट्ज। तो दिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज, क्लॉक अप्लाइड है। If the initial state of the output Q of the flip flop is 0, normally reset state से शुरू करते हैं, the frequency of the output waveform in kilohertz। तो आपको मैंने बताया था जब भी फ्रीक्वेंसी पता करनी हो किसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे, वेव फॉर्म प्लॉट करने की कोई नीड नहीं है कि आप वेव फॉर्म पहले क्लॉक को प्लॉट करो, अब ये ट्रिगर हुआ तो अब ये 0 1 होगा, फिर उसको मेजर करो। हमेशा उस पे क्या सीक्वेंस पैटर्न जनरेट हो रहा है वो देख लो, और कौन सा सीक्वेंस पैटर्न वो बार बार रिपीट कर रहा है। और सीक्वेंस पैटर्न देखना बहुत इजी काम है, वो कहां से होके जा रहा है। उसके लिए भी ये कभी मत क्या करो, किसी भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आपको सिंपली उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बताता है, अगर उसके इनपुट पता है और उसका प्रेजेंट आउटपुट पता है तो नेक्स्ट बता सकते हो। तो उससे अगर आप नेक्स्ट आउटपुट लिखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जो नेक्स्ट आ गया वो अगले के लिए प्रेजेंट बनेगा, नेक्स्ट आ गया वो अगले के लिए प्रेजेंट बनेगा, उसी से लिखते जाओ, आंसर हमेशा आ जाएगा। तो सीक्वेंस पैटर्न देख लो, सीक्वेंस पैटर्न से देख लो कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने, क्योंकि हमेशा जो एक आउटपुट स्टेट होती है वो 1 क्लॉक तक होती है, फिर अगली क्लॉक पे आती है, फिर अगली क्लॉक पे आती है, तो वो एक टाइम पीरियड तक वो स्टेट रहेगी, एक टाइम तक वो, तो टोटल टाइम ऐड कर लो, तो अगर वो एक पीरियोडिक मैनर में वो सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। वही चीज करनी, चीजें एकदम सिंपल हो जाएंगी, है ना, हमेशा। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या कहा है, तो
यहां पे क्या वेव फॉर्म जनरेट होगी वो पूछा है, तो मैं हमेशा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा। ये क्या होगा, जब भी इस तरह से फीडबैक और ये सब चीजें हों, आपकी बहुत सारे फीडबैक, हमेशा कोशिश किया करिए उस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का। यही चीज मैं कराऊंगा सिंक्रोनस काउंटर में भी। आपको तीन फ्लिप फ्लॉप या 2 फ्लिप फ्लॉप का आता है, दोनों में किसी का Q1 को Q2 में इनपुट में डाल देंगे, Q1 को Q2 के कहीं XOR लगा के डाल देंगे, और आपसे पूछेंगे क्या सीक्वेंस पैटर्न जनरेट होगा। वहां सीक्वेंस पैटर्न पूछते हैं Q1 Q2 या Q2 Q1, फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो उसी सीक्वेंस पैटर्न से मैं फ्रीक्वेंसी भी बता सकता हूं कि क्या होनी चाहिए। वो सिंक्रोनस काउंटर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आता ही आता है एग्जाम में नॉर्मली केसेस में, तो वहां पे भी मैं वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लूंगा। वंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रिटन, उसके नेक्स्ट आउटपुट के लिए जो जो इनपुट रिक्वायर्ड है अभी प्रेजेंट में, वो इनपुट मैं ढूंढूंगा, वो इनपुट आपको दिख जाएगा कि क्या है, वो उसी कॉम्बिनेशन से दिखेगा, उसके बेसिस पे नेक्स्ट लिख दूंगा, वो प्रेजेंट बन गया, उस कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट डिसाइड होगा। आप डिसाइड करते जाओगे, आपको बार बार फ्लिप फ्लॉप पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। यहां भी मैं वही करने वाला हूं, देखो ध्यान से। यहां अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखता तो बहुत जल्दी आंसर दे देता। देखो कैसे, नैंड गेट में अगर ध्यान से देखो, Q और Q बार इसमें भी इनपुट दिया है, XOR गेट में Q और Q बार को इसमें भी इनपुट दिया है, क्या XNOR गेट में। और अगर 2 इनपुट का XOR और 2 इनपुट का XNOR लो, अगर दोनों इनपुट दोनों में सेम अप्लाई कर दो, मैं कहूं A XOR B, क्योंकि इसका एक इनपुट Q बार से आया, एक Q से, तो Q को अगर A मान ले तो A बार दूसरा, या Q बार को B भी मान सकते हो। अगर मैं कहूं, अब इसी में एक और चीज मैं अभी बताता हूं, अभी ध्यान से देखना, अभी बताऊंगा आपको बाद में। अब ध्यान से देखो, ये इसी क्वेश्चन को मैं और अच्छा कैसे बना सकता था, अभी देखना इसी क्वेश्चन को मैं और ट्राई कराऊंगा। तो अगर XOR और XNOR में XOR और XNOR के इनपुट दोनों सेम हो, तो दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जनरेट करेंगे कि नहीं, ये बताओ। हमेशा जनरेट करेंगे, गारंटी है जनरेट करेंगे, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि XOR 2 इनपुट का XOR और XNOR एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैं कहूं एक में इनपुट A और B लगाया, दूसरे में भी A B लगाया, तो A XOR B जनरेट करेगा, और एक क्या जनरेट करेगा, A XNOR B, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां अगर 1 आएगा तो यहां 0 आएगा, यहां अगर 0 आएगा तो यहां 1 आएगा कि नहीं। अगर इनपुट सेम कर दिया तो एक अगर 1 जनरेट कर रहा है तो दूसरा 0, अगर दूसरा 0 जनरेट कर रहा है तो पहला वाला 1। और इस नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 है तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां से मुझे सीधे सीधे ये इनपुट को भी देखने की जरूरत नहीं थी कि Q क्या है, ये नैंड गेट का आउटपुट 1 ही आएगा, इसमें गारंटी है। क्यों, क्योंकि एक इनपुट XOR से एक XNOR से आया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि XOR, ये दोनों जो XOR और XNOR है, इनके दोनों इनपुट सेम है। जब दोनों इनपुट सेम है तो ये अगर A XOR B जनरेट कर रहा है तो ये A XNOR B जनरेट कर रहा है। अगर मैं ऐसा मान लूं तो ये A XOR B जनरेट कर रहा है और ये A XNOR B। मैं आपको जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर मैं इसको P मान लूं तो ये क्या है, P बार है। अब इनपुट देखो, यहां पे नैंड गेट क्या जनरेट करेगा, P इंटू P बार का होल बार, P इंटू P बार विल बी 0, और 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। तो नैंड गेट में सारे इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट 0 जनरेट होता है, अदरवाइज उसका आउटपुट 1 होता है। अगर अब ये दोनों जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों इनपुट कभी सेम हो सकता है, दोनों इनपुट 1 1 हो सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक 1 होगा तो दूसरा 0, पहला 0 होगा तो दूसरा 1, तो 1 इंटू 0 का बार हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस नैंड गेट का 1 ही आता। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं अभी एक और इसी में इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज आप सोचा करो, XOR XNOR और वेरी। अब यहां देखो, एक में Q, तो यहां आया Q XOR Q बार, और यहां भी आया Q XNOR Q बार। और मैंने बताया था A XOR A बार, दोनों अगर डिफरेंट हैं, सेम ही इनपुट हैं तभी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि A XOR B हमेशा 1 आएगा, लेकिन A XOR A बार विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि A XOR A बार, जब A को 1 लोगे तो A बार 0 ही आएगा, A को 0 लोगे तो A बार 1, तो 0 XOR 1 या 1 XOR 0 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये 1 होता है। और Q XNOR Q बार, अगर दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट इन द सेंस कि एक 0 है और एक 1 है, एक 1 है तो 0, और Q and Q बार विल ऑलवेज बी डिफरेंट। एक 1 होगा तो एक 0 होगा, एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा। डिफरेंट इन द सेंस कि 0 1 के टर्म में, नहीं कि A और B है, एक A है और एक B है तो डिफरेंट हो गए तो आउटपुट 1 या 0 कर दोगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। Q XNOR Q बार क्या आएगा, हमेशा 0। 1 इंटू 0 का बार क्या आएगा, 1, ये 1 ही आता हमेशा। तो 1 आ गया। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेता हूं। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर प्रॉपर्टीज लगाओ तो Qn प्लस 1 क्या आएगा, T XOR 1, और मैंने बताया था T फ्लिप 1 XOR Q1। अगर T फ्लिप फ्लॉप में इनपुट 1 लगाते हो तो वो भी टॉगल फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। क्या आ गया, ये 1 के साथ XOR लोगे तो क्या, Q बार N। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, अगर ओवरऑल मिला के देखोगे, नेक्स्ट स्टेट में प्रेजेंट आउटपुट का क्या कर दे रहा है,
कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है। और टॉगल फ्लिप फ्लॉप अगर क्लियर और प्रीसेट नहीं हुआ तो इनपुट फ्रीक्वेंसी को कितने से डिवाइड करता है, आउटपुट पे 2 से, कितना आ जाएगा 1 किलोहर्ट्ज डिवाइड होके 0.5 किलोहर्ट्ज। और यहां से देखना है तो देख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया, मैं वहां पे भी लिखूंगा जब सिंक्रोनस काउंटर में पैटर्न जनरेट करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इनपुट को ढूंढूंगा, नेक्स्ट स्टेट उसी से जनरेट कर दूंगा। तो ये प्रेजेंट स्टेट 0 है, आपने कहा 0 से शुरू किया, तो नेक्स्ट स्टेट में क्लॉक आई, पहली ट्रिगर हुआ, नेक्स्ट स्टेट तभी तो आएगी, ट्रिगर होने के बाद नेक्स्ट स्टेट आती, ट्रिगर हुआ, क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा 1। अब ये बन गई प्रेजेंट स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इसकी यही फिक्स है ना, यही तो फिक्स है, तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं। अब ये प्रेजेंट स्टेट बन गई, नेक्स्ट क्लॉक में दूसरी क्लॉक आई, ट्रिगर हुआ, इसको क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट 0, तीसरी क्लॉक में इसको 1, तो 0 1 0 1 यही पैटर्न जनरेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक क्लॉक तक 1, एक क्लॉक तक 0, यही तो दोनों मिलके एक पैटर्न बनाएंगे 1 0 1 1 0, फिर यही चीज 1 0 रिपीट करेगी। तो 2 TCL के हो गया, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 हो गई, टाइम पीरियड डबल बाई 2 हो गया, और आपका आंसर आ गया 0.5 किलोहर्ट्ज। अब इसी क्वेश्चन को देखो और अच्छा बनाने के लिए, एक तो ये तरीका हो गया, अभी मैं इसको और देखो कैसे अच्छा बना देता और ट्रिकी बना देता। जो लोग सोच सकते हैं वो सोच पाते, जो लोग नहीं सोच सकते वो नहीं सोच पाते। क्वेश्चन इसी तरह से वो फ्रेम करते हैं आपको प्रॉपर्टीज यूज करके, सेम आंसर आता है आपका। देखो इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ से फीडबैक ना देके, क्योंकि क्यू और क्यू बार का बहुत लोग 0 और 1 निकाल लेते तो आंसर निकाल देते हैं, मैं इसको और जनरलाइज कर दूं। मैंने यहाँ ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे भी ए लगा दिया, यहाँ पे बी, और पूछता क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, है ना, क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। फिर से आपको लगता है ए बी क्यू इतने सारे आ गए, कैसे आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो ये ए XOR बी को अगर पी मानता तो ये अपने आप पी बार आ जाता, और पी इंटू पी बार का होल बार हमेशा 1 आता। ये टी अगर 1 पे फिक्स है हमेशा, चाहे ए बी क्यू कुछ भी लगाओ ये हमेशा 1 ही आता, क्योंकि ए XOR बी इज पी, ये पी बार, पी इंटू पी बार का बार, पी इंटू पी बार का बार हमेशा क्या आता 1, पी इंटू पी बार इज 0, 0 का बार 1। तो ये 1 पे फिक्स है, चाहे ए बी कुछ भी लगाओ, और 1 पे फिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 2। तो इसी क्वेश्चन को और अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से सोचा करो, XOR और XNOR आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से अगर मिक्स करोगे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैं सिंक्रोनस में भी कुछ क्वेश्चन खुद थोड़ा सा उसमें इनपुट लगा के कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है करके कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन हम गेट के उठाएंगे, तो आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। पैटर्न जनरेशन ऐसे ही आपको बहुत इजी लगेगा। फ्लिप फ्लॉप पे मैं केवल एक बार जाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने, उसके बाद मैं वहीं से ये लिख लिया, इसके बाद इसी से देख कर लिखना कितना सिंपल है। फ्लिप फ्लॉप पे जाओगे, ये 1 हुआ, अब ये इसको ट्रिगर करेगा, ये 0 हुआ, करते ही रहोगे, एग्जाम में कम से कम 5 मिनट लगेगा, और आंसर भी गारंटी नहीं कि सही आएगा। एक भी जगह 1 0 कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, पूरा का पूरा पैटर्न गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और दिमाग इतना कॉम्प्लेक्सिटी उसमें होता है करने में कि कहीं मिस ना हो, आपको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहां से करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, हमेशा इस तरह से हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश किया करो, वहां से आंसर। अब अगर इसी में अगर आप क्या कर देते, इसी क्वेश्चन में अगर दोनों को XOR ले लेते, दोनों को XOR ले लेते, अगर ये ए बी की जगह नहीं, ए और बी की जगह नहीं, क्योंकि फिर तो जनरल हो जाता है ना। अब जो क्यू और क्यू बार आपने फीडबैक किया था, दोनों को XOR गेट ले लेते, तो दोनों क्या जनरेट करते 1 1, दोनों 1 1 जनरेट करते, तो आउटपुट यहां क्या आता 0 0 आता, तो टी XOR क्यू XOR 0, टी के साथ तो क्या आ जाता QN, मतलब QN प्लस 1 क्या रहता, QN रहता हमेशा। स्टार्टिंग में 0 है तो हमेशा क्या रहता, नेक्स्ट स्टेट में भी 0, QN के बराबर नेक्स्ट स्टेट में भी 0, क्लॉक आती रहती, वो 0 पे फिक्स होता, 0 पे फिक्स होता तो कोई फ्रीक्वेंसी होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आंसर क्या हो जाता 0। इसी को XOR से रिप्लेस कर देता, 0 आंसर आ जाता तुरंत, है ना। लेकिन अगर कोई कहता दोनों को XOR से रिप्लेस कर दो, तब क्या होता बताइए। इनपुट अभी भी मैं QN क्यू बार की बात कर रहा हूं, ए और बी वाला हटा दिया, ए और बी वाला तो जब एक XOR और एक XNOR होगा तभी ट्रू होगा, ठीक है। अब मैं क्यू और क्यू बार ही इनपुट था, दोनों को XOR कर दूं तो क्या होता, दोनों को XOR कर दिया तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, तो QN पे फिक्स हो जाएगा, 0 पे फिक्स है तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, क्लॉक आती जा रही है, आउटपुट 0 का नेक्स्ट में 0 ही कर रहा है, 0 का 0, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। दोनों को XOR कर देते तो XOR गेट XOR क्यू बार क्या जनरेट किया था 0, ये वाला भी 0 जनरेट करता, दोनों XOR हो जाते 0, एंड 0 इंटू 0 का बार ये फिर से बना जाता, फिर से बना जाता, तो फिर से ये
Q1 बार आ जाता, फिर से फ्रीक्वेंसी 0.5 किलोहर्ट्ज हो जाती है ना। तो दोनों को एक्सॉर करते तो आंसर अलग हो जाता, दोनों को एक्सॉर कर देते तो आंसर अलग, एक एक्सॉर और एक एक्सॉर का आंसर अलग, और एक एक्सॉर और एक एक्सॉर है तो उसको जनरलाइज भी कर सकते हो, ए बी इनपुट भी लगा लो तब भी आंसर वही आता है ना। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी इसी क्वेश्चन में, है ना। तो चीजों को एनालाइज किया करो, ये सब पॉसिबिलिटी ढूंढोगे ना तो जब एग्जाम में जाओगे तो चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। तो कुछ और क्वेश्चन अभी उठाते हैं सिंक्रोनस में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे मैं आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी थिंकिंग को अलग डायरेक्शन में ले जाके, ताकि आपको वहां जब क्वेश्चन पढ़ो ना बहुत सारी चीजें पहली बार में क्लियर हो जाए, आंसर बहुत सिंपली फिर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें कोई किसी टाइप का काउंटर नहीं है ना, इसको सिंक्रोनस है सिंक्रोनस, एक जनरल टाइप का काउंटर उन्होंने बना दिया, कहीं की क्लॉक कहीं से, कहीं की क्लॉक कहीं से। तो अब आप इसमें दिमाग कैसे लगाओगे, जब मैं सिंक्रोनस पढ़ाऊंगा यही चीजें मैं वहां भी यूज करूंगा, इस तरह से करोगे तो चीजें बहुत सिंपल होंगी। सिंक्रोनस में का यूज मैं अभी से आपको सिखा रहा हूं, है ना। ये थोड़ा सा एसिंक्रोनस टच का था इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिया। देखो ध्यान से क्या है, द फिगर शोज ए डिजिटल सर्किट कंस्ट्रक्शन यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप्स। निगेटिव एज ट्रिगर्ड उसने पहले ही बोल दिया है, अज्यूम ए स्टार्टिंग स्टेट ऑफ Q2 Q1 Q0 0 0 0 विल रिपीट आफ्टर। सारे निगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं, मतलब यहां क्लॉक तो दिखाया, यहां बार और नॉन बार नहीं दिखाया, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। एक तो एक शो करने का तरीका होता है बार, और उससे एक है कि उन्होंने मेंशन ही कर दिया कि क्लॉक जो है वो निगेटिव एज जब इसकी मिल रही तब ये ट्रिगर हो रहा है, निगेटिव एज मिल रही तब ट्रिगर हो रहा है। सिंपल सी बात है, मतलब 1 से 0 जब ट्रांजिशन होगा तभी ये ट्रिगर होगा, 1 से 0 ट्रांजिशन होगा। ये क्या, अब ये बताओ क्या ये सिंक्रोनस का एग्जांपल है? नहीं है, उसमें सारे टॉगल मोड में होते हैं, ये 1 1 होना चाहिए, ये भी 1 1 होना चाहिए, है ना। टॉगल मोड लेकिन जरूरी नहीं कि 1 1 इनपुट देके ही जनरेट करो, आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो, लेकिन यहां देखेंगे कि सारे टॉगल मोड में होने चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट भी तो फेल हो रही है। पहली की क्लॉक पीछे वाले आउटपुट से, दूसरी की उसके पीछे वाले से, ना कि यहाँ पे देखो इन दोनों की क्लॉक सीधे Q0 से आ गई। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर तो नहीं है, कुछ मिक्स करके बना दिया है ना। टॉगल मोड हो सकता है सारे ऑपरेट कर रहा हूं, लेकिन क्लॉक का कंडीशन फेल हो गई है, टॉगल मोड में नहीं भी हो सकते हैं। वो तो टॉगल बनाने का एक तो 1 1 तरीका होता है, बाकी और भी तरीके होते हैं, मैंने दिखाया था जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो उस तरह से भी आपको एसिंक्रोनस काउंटर आ सकता है, दिमाग में रखना। टॉगल मोड से उसको जेके फ्लिप फ्लॉप को 1 1 ना देके आपको इस तरह से कनेक्शन करेंगे कि सारे टॉगल मोड में होंगे, और आगे पिछले वाले की क्लॉक, आगे वाले की क्लॉक पिछले वाले के इनपुट से लगा देंगे, पिछले वाले के आउटपुट से लगा देंगे अगले वाले की क्लॉक, तो वहां पे भी वो एसिंक्रोनस काउंटर ही होगा। जो एनालिसिस नॉर्मल की थी 1 1 वाले की, वही वहां होगी, है ना। तो वो चीजें रिलेट किया करो, है ना। तो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में सारे होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हर की क्लॉक पिछले वाले आउटपुट से आनी चाहिए, तभी होगा जाके एसिंक्रोनस काउंटर। तो यहाँ पे तो नहीं है, बट इन्होंने क्या कहा, क्या पूछा है, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग स्टेट इज Q2 Q1 Q0 0 0 0। तो ये सारी चीजें पढ़ के आपके इनपुट में आने चाहिए। विल रिपीट आफ्टर, ये कितने टाइम बाद रिपीट करेगा। स्टार्टिंग स्टेट कितने टाइम बाद रिपीट करता है, मैंने बताया था एक चीज, अगर ध्यान से याद करो, आफ्टर मॉड नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेज या आफ्टर मॉड नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल द काउंटर गोज टू इस स्टार्टिंग स्टेट। जहां से भी स्टार्ट किया होगा 2 से, तो 2 पे पहुंच जाएगा 0। तो मॉड नंबर भी एक तरह से आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली मॉड नंबर पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से अब देखना। अब यहाँ पे मुझे तो पता नहीं कि एसिंक्रोनस होता तो मैं 0 से शुरू करके बढ़ाता जाता, अब देखता कहां पे रिपीट होगा, कहां पे नहीं, फिर तो आंसर आपका क्या आ जाता, 8 आ जाता कि नहीं। अगर ये एसिंक्रोनस काउंटर होता और कोई क्लियर प्रीसेट यूज नहीं हुआ तो इसका मॉड नंबर क्या होता, 8। तो 0 के बाद कब 0 आता, 8 क्लॉक पल्सेस के बाद था, मॉड नंबर के बाद आंसर 8 भर देते आप, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए चीजों को ध्यान से किया करो। अब देखो मैं अब कौन कैसे रिपीट, अब देखो क्या होगा, आपको क्या बताना है, अब ये काउंटर कहां से होकर गुजरेगा। अब देखो यहां पे रैंडम सीक्वेंस भी पॉसिबल हो सकती है। ये बेसिकली सिंक्रोनस काउंटर का एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन है, मैंने 1 1 था इसलिए ले लिया। सिंक्रोनस काउंटर में मैंने बताया था कि कोई भी रैंडम सीक्वेंस पॉसिबल है। तो जब रैंडम सीक्वेंस होगी, जैसे मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में याद हो 0 2 3 लेके देखा था, तो वहां से भी तो मॉड नंबर निकाला था, और मॉड नंबर से कहां पे फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी कितने से, वो भी मैंने आपको करके दिखाया था, वो सीक्वेंस से बता सकते हैं। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे भी पूछी जा सकती है कि Q2 पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या Q1 पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या Q0 पे कितनी होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज ढूंढा करो, क्वेश्चन को यहां पे कर रहे हो तो ये सारी चीजें करके जाओ, एग्जाम में जो पूछा जाए वही केवल करो। ठीक है, तो मैं इसीलिए सब चीजें इनपुट आपको क्वेश्चन कराने के साथ दे रहा हूं, ताकि आपका थिंकिंग का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, तो जब भी सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन हो या अलग अलग एसिंक्रोनस ना हो तो मुझे पैटर्न पता नहीं है, तब हमेशा क्या लिखेंगे, हर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो। वहां से कैसे करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं पहले Q2 Q1 Q0 है, और इसीलिए इसने देखो Q2 Q1 Q0 भेजा है, एमएसबी बता दिया किसको लेना है, Q2 को लेना है, ठीक है। यहां पे पहचान सकते ही नहीं, तो Q2n+1 लिखो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट में ये कहां जाएगा कौन बताता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताती है। तो मुझे यहां फ्लिप फ्लॉप से बार बार देखने की क्या जरूरत कि ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, मैं यही करता रहूंगा, फिर बहुत देर में आंसर आएगा। तो इसीलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कुछ नहीं होता, Q2 मतलब Q2n, K2 बार Q2 यही होता है। मैं अब J2 K2 की यहां वैल्यू रख दूं, J2 इज नथिंग बट Q1 Q2 बार, और Q1 क्या, Q1 जो Q1n है, क्योंकि प्रेजेंट इस आउटपुट ही तो इनपुट की तरह ट्रीट होगा, जो आने वाला है वो पहले से थोड़ा ट्रीट हो जाएगा। सिंपल सी याद रखना, जब भी कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप किया जाएगा तो जो अभी प्रेजेंट आउटपुट दिख रहा है वही इनपुट की तरह काम करेगा, जो नेक्स्ट में अभी जो चेंज हो रहा है कभी वो इनपुट की तरह काम नहीं करेगा। जो अभी दिख रहा है वही अभी इनपुट की तरह काम करेगा और उसके हिसाब से नेक्स्ट आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब जो अभी ये भी चेंज होगा साथ में, अगर Q1 Q2 के इनपुट में है तो जब क्लॉक आएगी तो Q1 भी चेंज होगा और Q2 भी। लो अभी Q1 दिख रहा है वो Q2 को चेंज करने में इनपुट की तरह काम करेगा, ना कि जो Q1 अभी क्लॉक आने के बाद चेंज हो रही है। जो Q1 क्लॉक आने के बाद चेंज हो रहा है, जब वो चेंज हो जाएगा तो अगली क्लॉक जब आएगी तब वो उसके लिए क्या करेगा, इनपुट की तरह काम। तो जो प्रेजेंट आउटपुट स्टेट है अगर इनपुट की तरह कहीं यूज हुए हैं तो जो प्रेजेंट में दिख रहा है आउटपुट किसी फ्लिप फ्लॉप के, उसको इनपुट की तरह यूज करोगे, ना कि उस क्लॉक में जब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आउटपुट है तो वो चेंज भी होगा और वो कहीं इनपुट की भी तरह यूज हो रहा है। तो जहां वो इनपुट की तरह यूज हो रहा है वो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू जो अभी दिख रही वो इनपुट की तरह यूज होगी। क्लॉक आने पे वो भी चेंज हो जाएगा और बाकी उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होने वो भी हो जाएंगे। फिर जब वो चेंज हो जाएगा वो अगली क्लॉक में उस फ्लिप फ्लॉप अगले फ्लिप फ्लॉप वाले के इनपुट की तरह यूज होगा। ऐसा नहीं कि क्लॉक लगाया और ये साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है तो आप 1 को यूज करोगे ना कि 0 को इनपुट की तरह। जैसे मैं कहूं यहां पे अगर क्लॉक आई, क्लॉक आने के पहले मान लो ये इनपुट 1 था, मैं जो बताना चाहता हूं वो दिखा रहा हूं। यहां क्लॉक आई, क्लॉक आने के बाद मान लो ये 1 से 0 जा रहा है, तो अभी इसी क्लॉक में मान लो ये दोनों क्लॉक, इनकी दोनों क्लॉक की सेम है ना, दोनों की क्लॉक सेम है। जैसा कि हम जब पढ़ेंगे किसमें, सिंक्रोनस में, तो नॉर्मली तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का एक तरह से मिक्सचर कर दिया है ना, तो ये कोई ऐसा ना इसको सिंक्रोनस कह सकते हो ना एसिंक्रोनस, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। सबकी क्लॉक एक से गवर्न होती तो सिंक्रोनस, सबकी क्लॉक अलग अलग तो एसिंक्रोनस में पीछे वाले से आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मिक्स है, कुछ भी रैंडम है, ठीक है, कोई वो नहीं है। तो इन दोनों की क्लॉक सेम आई, मान लो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हम मान लिया है तो नेगेटिव, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लॉक में एक क्लॉक में एक ही बार पॉजिटिव एज आती है, एक क्लॉक में एक ही बार नेगेटिव एज, तो वो एक ही बार ट्रिगर होगा। ये ट्रिगर हुआ, अब ये 1 से 0 जा रहा है, उसी टाइम ये भी ट्रिगर हुआ, तो ये J2 की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज करेगा कि 0 के अकॉर्डिंग, ये बताओ। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, कैस्केडिंग। जब सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे तो रिंग और जॉनसन में कैस्केडिंग करते हैं। तो याद रखो जब क्लॉक आई, क्लॉक आने के पहले ये क्या था, 1 था, तो जो अभी क्लॉक आने के पहले इनपुट है वो आउटपुट इसको जनरेट करने में लगेगा। जो चेंज हो रहा है 1 से 0, क्लॉक आई तो ये चेंज हो रहा है, तो ये 1 के अकॉर्डिंग यहां चेंज होगा, ना कि अब ये 1 से जो 0 जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। जब ये 1 से 0 चला जाएगा क्लॉक आने के बाद, ये 1 के अकॉर्डिंग यहां चला जाएगा। अब जब 0 आ जाएगा तो फिर अगली क्लॉक भी तो आएगी, अगली क्लॉक में ये 0 इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और अगली क्लॉक में भी जब ये एज होगा तो ये 0 से तो कुछ चेंज होगा, जो चेंज हो जाएगा वो उसकी अगली क्लॉक में इसकी तरह इनपुट की तरह काम करेगा। और ये चीज इंश्योर करने के लिए क्या होता है, आपका डिले टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप हमेशा होल्ड टाइम से ज्यादा होता है, और ये चीज इंश्योर रहती है। तो कभी भी कैस्केडिंग है तो जो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है आउटपुट और वो किसी के इनपुट में यूज हुआ है, तो वो प्रेजेंट वाला ही इनपुट की तरह उसको काम करेगा, उसके हिसाब से उसका आउटपुट जनरेट होगा। और जब क्लॉक आएगी तो ये भी आउटपुट चेंज हो रहा होगा, ये जो चेंज होगा वो अगले क्लॉक में दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बनेगा, ना कि अभी। तो यहां पे जो 1 से 0 ये जाएगा इस क्लॉक के आने पे, और ये क्लॉक यहां पे भी आई तो इसका इनपुट तो कुछ होगा जिसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। कौन सा लोगे, 1 0 लोगे कि 1 1 लोगे? 1 1 लोगे, जो अभी था क्लॉक आने के पहले। क्लॉक आने के पहले जो इनपुट था अब क्लॉक आने के बाद वो चेंज वो करेगा, और जब क्लॉक आके चली जाएगी, क्लॉक की एज जा चुकी होगी जब ये 1 से 0 जाएगा, अब ये 0 अगली क्लॉक में इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो ये ध्यान रखना, कैस्केडिंग में जो चेंज हो रहा है आउटपुट वो इनपुट की तरह काम नहीं करेगा, चेंज होने से पहले जो उसकी वैल्यू थी अभी वो इनपुट की तरह काम करेगी, अगर नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में उसको कैस्केड की तरह यूज किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, इसको गड़बड़ मत कर देना,
कहीं पे भी। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है, सर ये तो 1 से 0, तो इसमें होता क्या है, क्लॉक आई, मैं इसको समझा देता हूं, सिंक्रोनस में समझाना नहीं पड़ेगा। क्लॉक आई, ये टीडी टाइम बाद 1 से 0 होगा, ठीक है। और जब ये क्लॉक आई, क्लॉक आने के पहले प्रीसेट टाइम पहले तो इनपुट को सेट कर देते हो ना, यही मानते हो, तो क्लॉक आने के जस्ट पहले इनपुट क्या था, 1 था। अब टीडी टाइम बाद ये 1 से 0 जाएगा। अब क्लॉक आ गई तो इसका इनपुट इसे 1 मिला, तो ये 1 के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है आउटपुट चेंज करेगा। ऑब्वियस सी बात है किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लॉक आने के जस्ट पहले इनपुट क्या था, 1 था, तो उसी के अकॉर्डिंग करेगा। अब ये 1 से 0 जा रहा है। अब ये 1 जो है, आपने क्या कहा था, क्लॉक आने के होल टाइम तक क्या होना चाहिए, ये इनपुट मेंटेन होना चाहिए। और ये चेंज कितने टाइम बाद हो जाएगा, टीडी टाइम बाद, तो टीडी टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन होल्ड टाइम। अगर इसको चेंज होना है किसके अकॉर्डिंग, इस 1 के अकॉर्डिंग चेंज होना है, क्योंकि ये चेंज मान लो टीडी टाइम 2 नैनोसेकंड है और होल्ड टाइम 1 नैनोसेकंड है, तो क्लॉक आने के कितने टाइम बाद ये 1 से 0 जा रहा है, 2 नैनोसेकंड बाद, तब तक तो ये 1 ही है। और इसको क्लॉक आने के बाद ये 1 को कितने टाइम तक होल्ड करना है, 1 नैनोसेकंड तक, तो ये 1 नैनोसेकंड तक तो होल्ड है ही। तो नॉर्मली डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज ग्रेटर देन होल्ड टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, हमेशा ये होता ही होता है, होल्ड टाइम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। इसीलिए कभी भी कैस्केडिंग करते हो, कैस्केडिंग पॉसिबल हो जाती है, और कैस्केडिंग इसीलिए कर पाते हो कि डिले टाइम इज ग्रेटर देन होल्ड टाइम। और उस केस में आपका जो क्लॉक आने के टाइम जो आउटपुट था किसी फ्लिप फ्लॉप का, वो किसी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट की तरह यूज होगा। अब जो चेंज होगा, चेंज होकर जब ये 1 से 0 जाएगा तब तक क्लॉक जा चुकी होगी, डिले टाइम 2 नैनोसेकंड बाद। इस 0 का यूज फिर क्या होगा, अगली क्लॉक में, जब अगली क्लॉक आएगी तो उस समय यहां पे 0 दिख रहा होगा, तो क्लॉक जस्ट आने से पहले 0, तो वो 0 इनपुट की तरह यूज होगा, फिर ये 2 नैनोसेकंड बाद चेंज होगा, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी ना। सिंक्रोनस काउंटर में इस तरह के कंफ्यूजन लोगों को होते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। यहां से आ गया Q1 Q2 बार प्लस, तो ये प्रेजेंट वाले हैं, Q1 n है, Q2 बार n, जो दिख रहा है उसी को तो यूज कर रहे हो। Q1 जो दिख रहा है वही प्रेजेंट है, जो आएगा वो ये लिख रहे हो, है ना। तो हमेशा Q1 और K बार 1 बार इंटू Q2, 1 का बार 0 तो 0 आ गया, तो ये Q1 Q2 बार। अगर प्रेजेंट स्टेट Q1 की पता हो, प्रेजेंट स्टेट Q2 की, तो नेक्स्ट स्टेट Q2 की लिख सकते हो सीधे। तो यहां से हम करेंगे Q1 n प्लस 1 निकाल लेते हैं। Q1 n प्लस 1 ये होगा क्या, J1 Q1 बार प्लस K1 बार Q1, हमेशा यही होगा। अब J1 की वैल्यू देखो कहां से आई है, ये यहाँ पे टच हो गया, Q2 बार से आई है, तो Q2 बार लिखो इंटू Q1 बार प्लस, ये प्रेजेंट वाले हैं सारे, और K1 की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो 1 का बार इंटू Q1, 1 का बार 0, तो Q1 बार इंटू Q2 बार, या Q1 प्लस Q2 का होल बार भी लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 का होल बार, नार गेट एक तरह से हो गया, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, Q0 n प्लस 1 इसी तरह से निकाल देते हैं, Q0 n प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 टॉगल स्टेट है, ध्यान से अगर देखो 1 1 इनपुट है इसमें, तो Q0 बार, ठीक है। ये तो हो गया कि नेक्स्ट स्टेट में कहां जाएगा ये। Q2 n प्लस 1 जब ट्रिगर होगा तो Q1 इंटू Q2 बार की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। प्रेजेंट स्टेट अगर Q1 की पता हो, प्रेजेंट स्टेट Q2 की, तो जब ये ट्रिगर होगा तभी नेक्स्ट स्टेट में जाता है, ये भी चीज दिमाग में रखना। तो Q1 की वैल्यू पता होगी, Q2 की प्रेजेंट वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे कर दोगे, Q1 इंटू Q2 का बार, तो आपका नेक्स्ट स्टेट किसकी मिल जाएगी, Q2 की, अगर वो ट्रिगर है। Q1 की n प्लस 1, जब सिंक्रोनस पढ़ते हो तो सारे एक क्लॉक के साथ ट्रिगर होते हैं, तो वहां देखना नहीं पड़ता, लेकिन यहां ध्यान से देखना, इसकी क्लॉक अलग है और इनकी क्लॉक क्या है, अलग है, इनकी क्लॉक क्या है, अलग है। तो ये कब ट्रिगर करेगा, देखो सारे निगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं, तो ये दोनों तो एक साथ ट्रिगर करेंगे, क्योंकि दोनों की क्लॉक एक ही है। जब ये ट्रिगर करेगा, जब यहां निगेटिव एज मिलेगी तो यहां मिलेगी, और ये क्या कह रहा है, निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब Q0 1 से 0 ट्रांजिशन करेगा तब ये क्या होंगे, दोनों ट्रिगर होंगे, कौन से, Q1 और Q2। और जबकि ये हर क्लॉक में ट्रिगर करेगा, ये क्या करेगा, ये हर क्लॉक में ट्रिगर करेगा। जैसे कि एसिंक्रोनस में पढ़ते थे, एक जो LSB होता था हर क्लॉक में ट्रिगर करता था, बाकी देखते थे कि Q0 ट्रांजिशन कर रहा है 1 से 0 या 0 से 1, Q2 देखता था Q1 ट्रांजिशन कर रहा है 1 से 0 या 0 से 1, Q3 देखता था Q2 ट्रांजिशन कर रहा है कि नहीं। तो वही चीज यहां भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से शुरू करते हैं, सीधे सीधे अपने आप आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग स्टेट ये है, जब यहां पहुंच जाओगे उतने क्लॉक पल्स। अब पहली क्लॉक लगाई, पहली क्लॉक का मतलब क्लॉक पल्स किसको काउंट कर रहे हो, जो ओरिजिनल क्लॉक है, बाकी क्लॉक तो इंटरनल आउटपुट से दी हुई है। अब ध्यान से देखो, ये Q2 अब है, ये Q1 है, ये Q0, यहीं से क्वेश्चन करा देते हैं। स्टार्टिंग स्टेट
क्यू नॉट तो हर क्लॉक में टॉगल करेगा क्योंकि टॉगल स्टेट में है, और क्यू नॉट n+1 ये हर क्लॉक में एक बार निगेटिव एज मिलेगी और ये हर क्लॉक में क्या करेगा, एक बार ट्रिगर होगा तो ये टॉगल कर रहा है क्यू नॉट n+1 इज क्यू नॉट बार, तो ये 0 से 1 जाएगा। अब देखते हैं ये 0 से 1 गया, ये कहां गया, 0 से 1 गया, तो ये दोनों ट्रिगर हुए क्या, ये ट्रिगर होंगे जब क्यू नॉट बार 1 से 0 जाएगा। कहां जाएगा, क्यू नॉट 1 से 0 जाएगा, तो ये अपनी स्टेट को क्या करेंगे, होल्ड। जब तक ट्रिगर नहीं होंगे तब तक ये वाला Q1 n+1 इक्वेशन यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि अगर आपको ये पता हो Q1 और Q2 तो ये नेक्स्ट स्टेट जब आप लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव करते थे, कब करते थे, जो सारे कॉम्बिनेशंस लिखते थे वो ट्रिगर के लिए लिखते थे कि क्लॉक ट्रिगर है और इनपुट JK ये लगाया, Q1 ये है तो नेक्स्ट स्टेट Qn+1 ये हो जाएगा। तो वो ट्रिगर होना बहुत जरूरी है, क्लॉक इनपुट अगर ट्रिगर है उसकी तब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये शो करता है कि Qn+1 क्या आएगा, J2 Q2 बार प्लस K बार Q2। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिगर नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। जबकि जब सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे तो सारे एक साथ ट्रिगर होते हैं, यहां की ऐसा नहीं होगा कि यहां की क्लॉक अलग से, यही क्लॉक यहां भी अप्लाई कर देते हैं, यही क्लॉक यहीं, तो ये भी साइमल्टेनियसली ट्रिगर होता है, ये भी साइमल्टेनियसली। तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है, नेक्स्ट आउटपुट, ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ना, है ना, सारे एक साथ ट्रिगर होते हैं और सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट Q2 Q1 दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे ट्रिगरिंग भी देखनी है और नेक्स्ट स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देखना है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये ट्रिगर नहीं हुए तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज नहीं होगी। अब अगली बार ये तो हर क्लॉक में ट्रिगर होगा और हर क्लॉक में क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है, तो ये 1 से 0 गया, 1 से जैसे 0 गया बताओ ये दोनों निगेटिव एक्टिवेट हो गए, अब दोनों एक साथ ट्रिगर हो गए Q2 और Q1 एक साथ। जबकि एसिंक्रोनस में पहले एक होता था, फिर वो दूसरे को करता था, दूसरा तीसरे को, इसीलिए डिले ऐड होता था। जबकि यहां इन दोनों की क्लॉक तो पैरेलली अप्लाइड है, इसकी अलग अप्लाइड है, ठीक है। तो बहुत मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। तो ये दोनों ट्रिगर हो गए तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही तो नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेंगे। ट्रिगर होंगे तो अपने प्रेजेंट आउटपुट स्टेट को चेंज करेंगे, मतलब नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट में कैसे जाते हैं, इन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो ध्यान से देखो, और इसमें वैल्यू कौन सी यूज होगी, ये प्रेजेंट कौन है, ये है प्रेजेंट, और जा जो इसमें रहे वो नेक्स्ट है। तो 1 से 0 ये गया, ये नेक्स्ट है। तो कौन से इनपुट्स यूज होंगे Q1 Q2 Q0 के, जो प्रेजेंट वाले, जैसे इसका नेक्स्ट आउटपुट 1 0 जनरेट करने में प्रेजेंट आउटपुट क्या था, Q0 1, और उसका बार यहां 0 आ गया। तो ध्यान रखना ये प्रेजेंट है और जो आने वाला वो नेक्स्ट है। तो प्रेजेंट वालों को इनपुट की तरह यूज कर पाओगे, जो नेक्स्ट में आने वाले हैं उसको मत यूज कर देना, है ना। इसीलिए मैंने जो यहां बताया था ना, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 यूज हो रहा है इसके नेक्स्ट आउटपुट को जनरेट करने में, ना कि जो ये 1 से 0 जा रहा है ये 0 अगले में बनेगा क्या, इनपुट की तरह यूज होगा, जो प्रेजेंट आउटपुट होगा और नेक्स्ट आउटपुट को जनरेट करेगा। वही चीज मैं डिफरेंशिएट कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो ये 1 से 0 गया। अब Q1 क्या होगा, Q1 n+1 इज नथिंग बट Q1 बार इंटू Q2 बार। प्रेजेंट क्या है, Q1 प्रेजेंट की यूज करोगे ना, नेक्स्ट आप बताना चाहते हो और प्रेजेंट Q1 और Q2 की वैल्यू यूज करना चाहते हो। प्रेजेंट में है कितना, 0 0, Q1 बार 1, Q2 बार 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 में चला जाएगा, ठीक है। Q2 n+1 क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बार, Q1 इंटू Q2 बार, Q2 की वैल्यू अभी 0 है, प्रेजेंट वाली लोगे, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये आने वाली को मत यूज कर लेना, है ना। Q1 इज 0, 0 इंटू Q2 बार, 0 का बार 1, 0 इंटू 1 इज 0, तो ये नेक्स्ट स्टेट यहाँ। तो ये रैंडम सीक्वेंस आ गया कि नहीं, 0 के बाद 1, 1 के बाद, अभी रैंडम नहीं है, अभी तो 2 ही आया है ना। अब देखते हैं आगे क्या होगा, रैंडम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मली ये इन जनरल काउंटर है तो रैंडम आ सकता है। सीक्वेंस में काउंट एसिंक्रोनस काउंटर हमेशा करता है, सिंक्रोनस वाला सीक्वेंस में काउंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो रैंडम भी हो सकता है। और यहाँ भी मिक्स है तो ये सीक्वेंस में भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप गारंटी नहीं ले सकते। जबकि एसिंक्रोनस काउंटर बनाओगे तो आइदर अप या आइदर डाउन ही पॉसिबल है और कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो 0 1 0, अगली में ये फिर से टॉगल करेगा, ये तो हमेशा टॉगल कर रहा है। अब ये प्रेजेंट स्टेट हो गई आपकी नेक्स्ट आउटपुट इनको जनरेट करने में, तो ये 0 से 1 जाएगा, तो ये ट्रिगर होगा क्या, ये दोनों ट्रिगर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनको 1 से 0 चाहिए, तो ये अपनी वैल्यू को होल्ड करेंगे जब ट्रिगर नहीं होंगे। तो 0 1 1, अगले में ये 1 से 0 जाएगा, तो ये दोनों ट्रिगर होंगे एक साथ, दोनों ट्रिगर होंगे। तो Q2 n+1 क्या आएगा, देखो ध्यान से, या Q1 n+1 पहले लिखते हैं, Q1 बार इंटू Q2 बार। अभी प्रेजेंट वाले का करेंगे, ये प्रेजेंट है, नेक्स्ट स्टेट ये लिख रहे हो, तो ये Q1 बार क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। मैं आगे Q2 बार को निकालने की जरूरत नहीं, जब Q1 बार 0 आ गया, इंटू समथिंग है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये सीधे कहां चला गया, 0, है ना। और ये क्या होगा फिर, Q1 1 इंटू Q2 बार, 0 का बार क्या हो गया 1, तो ये कहां चला जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, 1 0 0, तो ये फिर से वही आ गया 1 0 0। उसको बनाने का तरीका, ये अभी भी सीक्वेंस में काउंट कर रहा है। अगले में 0 से कहां जाएगा 1,
तो ये ट्रिगर होंगे क्या? ये दोनों नहीं ट्रिगर होंगे, क्योंकि निगेटिव एज चाहिए। ये 0 से 1 तो पॉजिटिव एज है, तो ये 0 रह गया, ये क्या रह गया 1। अगली में ये 1 से कहां जाएगा 0, तो ये दोनों ट्रिगर हो जाएंगे। कौन से दोनों ट्रिगर हो जाएंगे? Q1n+1 एंड Q2n+1 दोनों ट्रिगर हो गए, तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। प्रेजेंट स्टेट इनकी ये है और इन्हीं को इनपुट की तरह यूज कर लिया नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करने में। J2 K2 की वैल्यू इस तरह से फिक्स करी है। तो देखो क्या होगा, Q1n+1 0 का बार 1 इंटू Q2, 1 का बार 0, 1 इंटू 0 इज 0, ये 0 ही रह गया। ठीक है, अगला क्या आएगा? Q1 इंटू Q2 का बार, Q1 का बार क्या? Q1 का बार Q1 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, आगे निकालने की जरूरत नहीं। 0 इंटू Q2 करोगे 1 का बार क्या 0, 0 इंटू 0 भी 0 आता। अगर Q2 बार 1 आता तो 0 इंटू 1 भी क्या आता 0, तो ये 0। तो ये आ गया आपका 0 0 स्टेट आ गई कि नहीं? तो ये देखो एक तरह से कौन सा मॉड, कितने मॉड काउंटर अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट स्टेट्स हैं। मॉड 6 काउंटर है। कितनी क्लॉक पल्स लगी? पहली लगाई, ये तो स्टार्टिंग था तो इसमें तो क्लॉक थी नहीं, ये तो था इस पे। पहली के बाद ये हो गया, दूसरी के बाद ये हो गया, तीसरी के बाद ये हो गया, चौथी के बाद ये हो गया, पांचवी के बाद ये हो गया और छठी के बाद क्या हो गया ये। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मॉड नंबर ऑफ क्लॉक पल्स है, इट स्टार्ट्स विद इट्स स्टार्टिंग स्टेट में पहुंच जाता है। अगर यहां से स्टार्ट करते तो ये यहां से काउंट करते 1 2 3 4 5, फिर अगले में यही आता 0 0 1। जब यहाँ आया था तो यहाँ भी आएगा, तो 6 के बाद फिर से 0 0 1 आ जाता। तो क्या आंसर आप फिल करोगे? 6। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी। सिंक्रोनस की भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको हिंट दे दी। जब सिंक्रोनस पढ़ाऊंगा तो आपको और इजी लगने वाला है। और तो कैस्केडिंग वाला फंडा समझ गए, जो अभी दिख रहा है प्रेजेंट आउटपुट वो इनपुट की तरह यूज होगा, और ये प्रेजेंट आउटपुट क्लॉक आने के ये भी चेंज होगा। जो चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, वो अगली वाली क्लॉक में इनपुट बनेगा अगले वाले फ्लिप फ्लॉप का, जहां इसको डाल रखा होगा। ना कि जब वो अभी 1 से 0 हो रहा है उसी टाइम करो कि ये 0 वाला यूज होगा। ये 0 वाला अगली क्लॉक में यूज होगा। अभी जो 1 दिख रहा है ये इनपुट की तरह ट्रीट करो। और हमें फ्लिप फ्लॉप पे तो जाना ही नहीं है। अगर जो लोग फ्लिप फ्लॉप पे जाके कर रहे होंगे, ये हुआ 0, अब ये हुआ ट्रिगर, अब ये यहाँ पे 1 है तो ये हुआ 0, करते रहोगे कभी आंसर नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेंदी होगा। और गलती होने के कर भी लिया तो टाइम ज्यादा लगेगा और गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, है ना। हमेशा तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करो। सिंक्रोनस काउंटर में मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सब कुछ कर दूंगा। एक बार लिखने में मेहनत है, लिखने में टाइम भी नहीं है ज्यादा, इनपुट्स को डील करना है और ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। जहां जहां इनपुट जो आया उसकी वैल्यू रख दो, उसके टर्म में देख लो। अब ये प्रेजेंट वाले सबके आउटपुट के टर्म में आपने नेक्स्ट आउटपुट लिख दिया सबके, और उनको देखते रहो। और जब आप सीक्वेंस जनरेट करोगे तो आपके सारे Q2 Q1 Q0 के प्रेजेंट स्टेट तो पता होंगे ना, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट वही यूज होंगे। Q2 के नेक्स्ट स्टेट को जनरेट करने में वही यूज होंगे Q1 के। जैसे यहां देखो Q1 और Q2 के दोनों के प्रेजेंट स्टेट यूज हुए, Q2 के Q1। और जब सीक्वेंस बना रहे हो तो सीक्वेंस से आपको, अगर ये 0 0 1 में है तो आपको Q1 की प्रेजेंट पता है, Q2 की प्रेजेंट पता है, Q0 की। अगर वो किसी के नेक्स्ट को जनरेट करने में यूज हो रही तो आप इजिली जनरेट कर लोगे कि नहीं। उनकी वैल्यूज रखनी है, आंसर पाना है। फ्लिप फ्लॉप पे जाने की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, इजीली आंसर आप निकाल सकते हो, है ना।